सबसे पहले प्लीज मुझे ये बताएं कि वैदिक वास्तु है क्या। आपने किसी के भाई के से छल करके या किसी की डकैती करके और पैसा से एक प्लॉट खरीदा तो वह वास्तु के बनाने योग्य नहीं है। आप देख लीजिए, भारत नहीं अन्य देशों में उठा के, जहाँ जल है, जहाँ समुद्र है, वहाँ ऐशो आराम है, धन पैसा बहुत ज्यादा, बहुत पैसा है। तो सर आपने इतनी सारी प्रोसेस बताई, मेथड्स बताई कि किस तरह लैंड एनर्जी को हम टेस्ट कर सकते हैं। आप मेनली किस चीज से ज्यादा टेस्ट करते हैं? मैं तो एक ही चीज के लिए सबसे ज्यादा भारत में प्रसिद्ध हूँ, वो हूँ डाउसिंग। सान की एनर्जी भी चेक करके बता देती है 2 कॉपर राडें। यदि व्यक्ति में कहीं भी कोई रोग है तो ये राडें तुरंत वहाँ रुक जाएंगी और या एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएंगी। कभी ऐसा हुआ है कि आपने जब ये चेक किया हो किसी भूमि की एनर्जी तो वहाँ पे बहुत जोर से झटका लगा हो एनर्जी का? ऐसा अनेक स्थानों पे हुआ। जब एक जगह की मैं बात बता रहा हूँ आपके लिए, वो है, मुझे रिलायंस कंपनी ने संपर्क किया और मैंने उसमें ब्लू, उनने का पूरा तो मैं चेंज कर नहीं सकता, तो मैंने एक ऑप्शन निकाला तो उन्हें थोड़ा सा ब्लू कलर ऐड ऑन कर दिया। और जैसे ही ब्लू कलर उनने सारे पेट्रोल पंप में और अपने बाकी सब में करवाया, वैसे ही वो पुनः चल पड़े। लेकिन आपने वृक्ष वास्तु की बात की थी, तो ये वृक्ष वास्तु लोगों के जीवन में कितना इम्पोर्टेंट है? जैसे चैत्र वृक्ष, कांटे वाले वृक्ष, दूध वाले वृक्ष, बोनजाई वृक्ष, ये कभी घर में नहीं लगाना चाहिए। तो मुझे कुछ वैसे वास्तु डिफेक्ट बताइए जो बहुत ज्यादा दुष्परिणाम पैदा करते हो किसी घर में, कि ये तो भाई नहीं होना चाहिए। मैं सबसे पहले बात करूंगा ब्रह्म स्थान की। एक कोई ब्रह्मनाभि वाला बता दे कि मैं बर्बाद हुआ। ये वैदिक वास्तु की हत्या करने पे लोग जुटे हुए हैं। यदि आप किसी प्लाट को देखने जा रहे हैं, घर से निकले और आपको छींक आ गई या आपके लिए कोई ऐसा अशुभ दृश्य देखने को मिल गया, मतलब समझ लेना कि वह भूमि ठीक नहीं है। आज की डेट में वास्तु से जुड़े कौन से ऐसे झूठे तथ्य फैलाए जा रहे हैं जो लोगों के लिए बहुत ही नुकसानदायक है और लोगों को सही में उससे बचना चाहिए? हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल तिवारी स्वागत करता हूं आप सबका मिस्टिक इनसाइट्स में। आप लोगों को याद होगा, अभी हाल ही में मैंने एक पॉडकास्ट लिया था सौर विज्ञान में डॉक्टर राजेंद्र जैन जी के साथ, जिसे आप सभी लोगों ने बहुत पसंद किया और आप लोगों की बढ़ती डिमांड के कारण एक बार फिर हमने इन्वाइट किया है डॉक्टर राजेंद्र जैन जी को। जी हाँ, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही गंभीर और इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज सोसाइटी में वास्तु के नाम पे कई मिथ्स डर के रूप में फैला दिए गए हैं और डॉक्टर राजेंद्र जैन जी ने इन्हीं चीज़ों का फुल लॉजिक और एक्सप्लेनेशन के साथ खंडन किया है और साथ में चीज़ों को एक्सप्लेन भी अच्छे से किया है। हम आपको बता दें, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट वास्तु एक्सपर्ट ऑफ इंडिया। इनकी क्लाइंट लिस्ट में बिरला, अंबानी जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट भी शामिल हैं। मुझे लगता है अगर आप ये पॉडकास्ट देखेंगे तो आपको बहुत कुछ जानने और सीखने को मिलेगा और आपको अपने ही घर में डर डर कर नहीं रहना पड़ेगा। तो चलिए पॉडकास्ट को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को अभी लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको तो पता है ना, आप मुझे टाइम देंगे और मैं आपको वैल्यू। नमस्कार सर। नमस्कार। सर एक बार बहुत बहुत फिर स्वागत है आपका मिस्टिक इनसाइट्स में। पिछले बार आपके साथ सौर विज्ञान में पॉडकास्ट किया था और लोगों ने उसे बहुत पसंद किया, लेकिन सबसे ज़्यादा ये मुझे लगा रहा कि पिछले बार टाइम के कारण आपसे वास्तु पे बात नहीं हो पाई थी, और आज लेकिन करेंगे। तो सबसे पहले प्लीज़ मुझे ये बताएं कि वैदिक वास्तु है क्या? प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनियों ने जो मूल ग्रंथों में उल्लेखित किया हुआ है उसे कहते हैं वैदिक वास्तु। जैसे कि सूर्य पूर्व में उदित होता है, पश्चिम में अस्त होता है, जिस गतिमान से सूर्य पूर्व से पश्चिम तक पहुंचता है, उसी गतिमान से दिन भर की दिनचर्या को व्यवस्थित करने का नाम है वास्तु। यानी कि वास्तु इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में जी जो भी एनर्जी है, उस एनर्जी को आधार मान करके जीवन को उत्सव और सफल बनाने की कला का नाम है वास्तु। यूं कहो, प्रकृति और मानव में सही संबंध स्थापित करने की स्थापत्य कला का नाम है वास्तु। वास्तु यानी ऐसे भवन का निर्माण जिसमें व्यक्ति की भावनाओं का नियंत्रण, भावनाएं कंट्रोल्ड, वह भवन के द्वारा ही भावनाओं का नियंत्रण हो सके, उसे कहते हैं वास्तु। और वास्तु में एक और बात बता रहा हूं, वास्तु अकेली सूर्य की किरणों पे नहीं, हमारे वैदिक वास्तु में स्पष्ट बताया हुआ है कि सूर्य की किरणें और पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय आकर्षण,
चुंबकीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कंट्रोल्ड बाय सनरेज, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके। और कंट्रोल बाय 4 फैक्टर। वास्तु टोटल कंट्रोल रहती है 4 फैक्टर, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। ओके। यानी कोई भी वास्तु, कोई भी भूमि यदि आप खरीदते हैं तो उस भूमि पे आप सबसे पहले आपने जो पैसा लगाया, द्रव्य मतलब जो पैसा लगाया, कहीं ऐसा तो नहीं आपने किसी के भाई के से छल करके या किसी की डकैती करके और पैसा से एक प्लॉट खरीदा, तो वह वास्तु के बनाने योग्य नहीं है। ओके। क्षेत्र यानी जिस भूमि पर आप भवन बना रहे हैं या आप व्यापार करने जा रहे हैं, वो भूमि कैसी है, यानी क्षेत्र का मतलब भूमि जागृत है, सुप्त है, बाधित है, सापित है, निगेटिव है, पॉजिटिव है, हड्डी है, योग्य है या नहीं है, इसका नाम है क्षेत्र वास्तु। अब थर्ड है काल वास्तु। काल यानी समय। यदि भूमि को आपने परीक्षण कर लिया कि यह भूमि आपके निवास के योग्य है, तो उस भूमि पर जिस दिन आप कार्य आरंभ करते हैं ना, उसका मुहूर्त परफेक्ट होगा, तभी वह वास्तु के योग होगी। ओके। वह वास्तु आपको रिजल्ट देगी। उस वास्तु पे जो भी कार्य निर्माण कंस्ट्रक्शन करोगे वो समय पर होगा यदि सही मुहूर्त में प्रारंभ करेंगे। इसे कहते काल वास्तु। अब होता है भाव वास्तु, जो सबसे ज्यादा प्रधान है कि जो शिल्पी कंस्ट्रक्शन करने जा रहा है, निर्माण करने, उसकी भावनाएं भी श्रेष्ठ होना चाहिए। ऐसे कितने मंदिर के निर्माण हुए जिन शिल्पी मांस मदिरा खाते थे, उनमें जब वो निर्माण कर रहे थे मंदिर का, तो हमेशा वो दीवार गिर जाती थी, प्लास्टर गिर जाता था। प्रभु ऐसे स्थान पर नहीं बैठ सकते थे क्योंकि उनकी भावनाएं पवित्र नहीं थी, उनका खान पान सही नहीं था। लेकिन आज हम देखते हैं कि लोगों के भाव बदल चुके हैं। लोग इसलिए वहां पर जहां पर काम करते हैं वहां पर गाली गलौज, झगड़ा, विवाद, तो वो कच्ची मिट्टी में ये भावनाएं समाहित हो जाती हैं। इसलिए कंट्रोलिंग फैक्टर ऑफ वास्तु द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, और आपको इन 3 फोर्सों का ध्यान रखना है। इसे कहते हैं वास्तु, क्योंकि वास्तु भू निमित्त के अंतर्गत आती है। वैदिक वास्तु में यानी 8 प्रकार के निमित्त होते हैं, उसमें भू निमित्त यानी भूमि की गुणवत्ता। भूमि की गुणवत्ता कैसी है, भूमि उसकी एनर्जी कैसी है। 70% रोल वैदिक वास्तु में भूमि की ऊर्जा का बताया गया है और 30% आपके ओरिएंटेशन का। 70% में कि जिस भूमि पर आप निवास करने जा रहे हैं या व्यापार करने जा रहे हैं, वह भूमि अत्यधिक ऊर्जावान होना चाहिए। उसके आंतरिक, जैसे ये जरूरी नहीं है कि भूमि उत्तर दिशा या पूर्व दिशा बस देखें, दिशा से पहले देखें दशा। भूमि की दशा से मतलब है भूमि की एनर्जी। और यदि कोई भूमि भले उत्तराभिमुख हो, पूर्वाभिमुख हो, नॉर्थ या ईस्ट फेसिंग हो, लेकिन यदि भूमि एनर्जेटिक नहीं है तो फिर कोई मतलब की नहीं होती है, कोई मतलब की नहीं होती है। मस्ट है कि ऊर्जावान होना चाहिए भूमि। इसलिए उसमें कहा गया है भू निमित्त के अंतर्गत कि भूमि के मिट्टी का अनेक विधियां दी गई है जिनसे आप परीक्षण करेंगे कि यहाँ तक ये कहा गया बारीकी से, कार्यों के अकॉर्डिंग उनकी भूमि की ऊर्जा देखिए, जाति के अकॉर्डिंग क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण के लिए अलग अलग भूमि तक बताई है। जितना वैदिक वास्तु में उल्लेख किया गया है, डिटेल दिया गया, मैं नहीं समझता कि दुनिया के किसी भी वास्तु, जो आजकल नई नई अनेक बहुत सारी वास्तुएं बन चुकी हैं, मुझे तो नहीं मालूम, मैं तो सिर्फ वैदिक वास्तु जानता हूँ। और आपके पास पॉडकास्ट के लिए इसलिए हुआ कि आपका भी जो पॉडकास्ट का शायद आपकी कंपनी या जो भी है उसका नाम है वैदिक बॉक्स। तो फिर ये जो नया वास्तु चल रहा है आज की डेट में, मॉडिफाई, जैसा आपने अभी कहा, तो वैदिक वास्तु और इसमें अंतर कहाँ आ रहा है? देखिए, वैदिक वास्तु और इसमें अंतर क्या है, मैं बताने की छूट है मुझे? हाँ, नहीं बिल्कुल, आप खुल के बता सकता हूँ। बिल्कुल। जितनी भी, चाहे वास्तु है, स्वर है, ज्योतिष है, या संसार की जितनी भी विद्याएं हैं, या पूरा ब्रह्मांड है, या इंसान है, वो किससे बना हुआ है? 5 तत्वों से। और 5 तत्वों के अध्ययन को डिटेल स्टडी का नाम है बात। और इन 5 तत्व मतलब एलिमेंट, चाहे वो ज्योतिष में है तो इसी की स्टडी की जाती है, स्वर में है तो इसकी स्टडी, वास्तु में है इसकी स्टडी की जाती है। लेकिन ये जो 5 तत्व हैं, हमारे वैदिक वास्तु के शिव पुराण में 5 मिथुन बताए गए।
और इनका पर्टिकुलर सीक्वेंस है कि पहले कौन सा एलिमेंट आता है, ये शिव पुराण के अकॉर्डिंग। सबसे पहले इस ब्रह्मांड में आकाश तत्व स्पेस एलिमेंट आया। आकाश ने एयर को जनरेट किया, एयर का फ्रिक्शन हुआ और उसने फायर को बना दिया। फायर जब ठंडा होता है, जब आग ठंडी होती है, ओस जैसी पानी की बूंद बन जाती है, तो उसने जल तत्व को बना दिया। और जल जब डिपॉजिट होता है तब वह पृथ्वी तत्व बन जाता है। जितने भी समुद्र कालांतर में पहले रहे होंगे ना, जो सेडिमेंट्री रॉक अभी बनी वो सिर्फ सी से बनी हुई है। एज ए मैं जियोलॉजिस्ट हूँ, मैं जानता हूँ कि सेडिमेंटेशन कैसे होता है। ये पृथ्वी तत्व बन गया, ऐसा वैदिक वास्तु में बताया गया। लेकिन अब मैं फेंगशुई वास्तु की बात नहीं करूंगा कि आज की डेट में फेंगशुई वास्तु में इन 5 तत्वों का सीक्वेंस, जो भारत की वास्तु में 5 तत्वों के क्रम को ही बदल के रख दिया। अच्छा, ये क्रम नहीं है उसमें, और इस आधार पर भारत की वास्तु चलने लग गई। तो ऐसे कुछ तो लोग क्रम बड़े बदल जाएगा तो फिर सब कुछ बदल जाएगा। मतलब सृष्टि को बदल के रख दिया। देखिए ना, इस सृष्टि को बदलने की किसी की ताकत है क्या? लेकिन बस चल रही है वास्तु। तो मैं कैसे मानूं कि वो वास्तु है? ऐसी बहुत सारी वास्तु हैं। मैं सिर्फ वैदिक वास्तु को मानता हूं। वैदिक वास्तु के आधार पर सारे जितने भी सिद्धांत हैं वैदिक वास्तु के, उसी आधार पर, चाहे इंडस्ट्रियल हो या कमर्शियल या रेसिडेंशियल या मंदिर, सभी पे वही सिद्धांत लागू करता हूं। जैसे एक और छोटी सी मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पर कि वैदिक वास्तु में विश्वकर्मा प्रकाश ग्रंथ में बहुत अच्छे से स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि घर जो बनाया जाता है वो 81 पद वास्तु का चक्र लगता है, 81 पद वास्तु। और जो मंदिर होता है उसमें 64 पद वास्तु लगता है। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि घर के लिए भी 64 पद वास्तु लगाते जा रहे हैं, उसमें डिग्री का अंतर आ जा रहा है। तो हमें समझ में नहीं आ रहा आज जो वास्तु चल रही है वो कहाँ की है, भारत की है कि नहीं है, किस देश की है। लेकिन बस ये मैं कह सकता हूँ, ये वैदिक वास्तु नहीं। और फिर लोगों को रिजल्ट परिणाम पे तो मैं बात ही नहीं करूंगा। अब जैसे आप कोई रोग से रोगी हैं और मैं उसके अगेंस्ट वाली मेडिसिन आपको देने लग जाऊं, तो भले आपको थोड़ा सा आराम लगे किसी और कारण से, लेकिन आप कहो कि मुझे तो वो टेबलेट सूट हो रही, वो दवा, मैं कैसे मान लूं कि वो दवा आपको सूट हो? मैंने उस रोग की दवा ही नहीं दी। लेकिन आपने जैसे कहा कि ये चीजें चेंज कर दी गई हैं, वहां पे मतलब क्रम ही बदल दिया गया है, तो इसका ये अर्थ है कि आप मेरी बात मानिए, आप भी एक, जो- मैंने जैसा भी आपके बारे में मैंने डिटेल पढ़ा कि आप बहुत अच्छे परिवार से, मतलब आप पंडित हैं और आपको भी ये ज्ञान होगा कि शिव पुराण में कहाँ उल्लेख किया गया। मेरी बात पर बिल्कुल भी विश्वास मत करना, आप शिव पुराण उठा के पढ़िए। यदि शिव पुराण में ये 5 मिथुन का क्रम ये ना हो, नहीं, आपने जो क्रम बताया वो सही है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे जो दूसरे वास्तु जो है, जैसे फेंगशुई की बात करें, उनने क्रम बदल दिया, तो फिर अगर स्वाभाविक है क्रम बदलेगा तो वास्तु गलत होगा, वास्तु गलत होगा, गलत ही हो जाएगा। इससे क्या बना दिया? लेकिन रिजल्ट नहीं मिलेगा तो फिर इन लोगों को कैसे, लोग फिर भाग क्यों रहे पीछे? इतने लोग तो कर रहे हैं ना वास्तु फेंगशुई के। देखिए साहब, ऐसा है इस देश में, यदि कह दिया जाए कि आज रात्रि के 2 बजे गुड़ी पड़वा के दिन काला कुत्ता बीट करेगा, लाल कपड़े में लपेट करके अपने तिजोरी में रख लेना, इस देश के सारे उद्योगपति काले कुत्ते के पीछे भागना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनको धन की चाहत है। जो धन की मार्केटिंग बहुत अच्छे से कर लेने लग जाता है, जो धन की मार्केटिंग बहुत अच्छे से करता है, उसके पीछे सारी दुनिया भागना शुरू हो जाती है, भूल जाती है अपने एथिक्स को, अपने सिद्धांत को, ना भारत की मतलब जिसे कहते हैं कि अवधारणाओं को, भारत की संस्कृति संस्कार को। क्योंकि वास्तु के सिद्धांत मूलतः बनाए गए उस देश की भौगोलिक स्थिति, उसकी क्लाइमेटिक कंडीशन। वैसे तो सबसे पहले पूर्व वास्तु हुआ करता है, नगर वास्तु, देश वास्तु। जैसे मैं अभी कल ही लौट के आया हूं दुबई से। दुबई में हम ओरिएंटेशन की बात करें तो वहां का ओरिएंटेशन बिल्कुल विपरीत, लेकिन नगर की वास्तु की बात करें तो नगर वास्तु की संरचना बिल्कुल बढ़िया, क्योंकि वरुण का स्थान पश्चिम में है। वरुण का स्थान पश्चिम में, मतलब जल, वरुण मतलब वरुण देवता, जल देवता। और दुबई की वास्तु को आप उठा करके देखिए कि पूरा का पूरा दुबई के पश्चिम में ही समुद्र है और वायव्य तक गया हुआ है। वायव्य में
चंद्रमा का वास होता है। अब चंद्रमा क्या है ये आप जानते हैं। चंद्रमा ऐशो आराम देता है, शांति देते, मन का कारक है, सब वहाँ ऐशो आराम है। तो नगर वास्तु का प्रभाव जब मैंने दूसरा देखा, वहाँ की लैंड एनर्जी, जो वैदिक वास्तु में कहा है कि भूमि की गुणवत्ता, भूमि के रंग के आधार पर, उनकी केमिस्ट्री के आधार पर उसकी भूमि की ऊर्जा चेक करें, तो वहाँ की एनर्जी देखी गई। वहाँ की सॉइल की जो मिट्टी है या जो सैंड है, पहले पूरा रेगिस्तान था, रेगिस्तान तो था ही, लेकिन उसमें जो इंग्रेडिएंट हैं, जो कंटेंट्स हैं, वो इतने एनर्जेटिक है। प्लेजियोक्लेज, माइक्रोक्लीम, ऑर्थोक्लेज एंड क्वार्ट्ज, उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि इस सब का ओरिएंटेशन का कोई प्रभाव ही नहीं है। मैंने इतनी विपरीत, जैसे कल मैंने परसों 25 स्थानों पे गया, 3 दिवस 4 दिवस, सभी जगह देखा एंट्रेंस में टॉयलेट, ब्रह्म स्थान डिस्टर्ब, बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब। उसके बाद भी लोगों को रिजल्ट मिल रहा है, बहुत पैसा कमा रहे हैं, बहुत। देखिए 180 देशों के लोग वहां अपने आप आ पड़े हुए, 180 का देश। वो कौन खींच रहा? वहां लैंड की एनर्जी। कौन खींच रहा? वो चंद्रमा, वो नगर की, उस देश की अपने आप में नगर वास्तु, देश वास्तु। समुद्र, जल, जल जैसा आकर्षण किसी में नहीं होता। आप देख लीजिए, भारत नहीं, अन्य देशों में उठा के, जहाँ जल है, जहाँ समुद्र है, वहाँ ऐशो आराम है, धन पैसा बहुत ज़्यादा, बहुत पैसा है। इसलिए दुबई में बहुत पैसा है। और मैंने ऐसा देखा दुबई में, एक और मैं बात कहूँगा कि क्या पता कौन सा देवता वहाँ कंट्रोल कर रहा है, व्यवस्था कर रहा है, कोई दिखता ही नहीं है। सारी व्यवस्थाएं व्यवस्थित हैं। मैं जिस घर में रह रहा था वहाँ ताला ही नहीं लगाया उन्होंने, रात में सब सो गए। जिस सुबह जब सर्वेंट आया, मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ 5 बजे से, 7 बजे आए सर्वेंट, तो मैंने देखा किसने दरवाजा खोला? बोले यहाँ तो सब दरवाजे रात में खुले रहते, सब रूम खुले। मतलब क्या मैनेजमेंट, क्या व्यवस्था। ये है लैंड एनर्जी, ये है नगर वास्तु। तो इन सबको भी हमें देखना चाहिए। ये वैदिक वास्तु में इसे कहा गया पूर्व वास्तु, कि आपके नगर का, आपके देश का दरवाजा किस तरफ से है। तो ये जो लैंड एनर्जी की आपने बात की, तो ये किस तरह से चेक की जाती है कि कितनी है लैंड एनर्जी? देखिए, चेक करने की तो बहुत सारी मेथड है। हमारे फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, बॉटनिकल, मैकेनिकल, डाउजिंग, सौर, अनेक मेथड है। मिट्टी का परीक्षण करके, मिट्टी की केमिस्ट्री, उसका रासायनिक संगठन, उसकी भौतिक गुणधर्म देख करके। एक मैं आज आपके लिए बहुत अच्छी मेथड बताने वाला हूँ। जी बताइए। किसी भी जगह की यदि एनर्जी चेक करना हो, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, बिना किसी कोई भी, उस भूमि की मिट्टी में 11 इंच का गड्ढा खोदिए और 5 गड्ढे खोदिए, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य और ब्रह्म स्थान। और गड्ढे खोदने के बाद उनमें जल डालिए और वरुण देवता का मंत्र का उच्चारण करते हो, ओम बम बम बीम बीम बूम बूम बम बई बोम बऊ बम बा। और यदि मूवमेंट ऑफ वाटर देखिए कि किस क्लॉकवाइज हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, या वाटर स्टेबल हो रहा, या फिर उस वाटर में जो फैन बन रहा है उसमें चारों दिशाएं, चारों विदिशाओं अपने आप आइडेंटिफाई कर लोगे ये गड्ढे से। अच्छा। यदि वहां का जो भी आपका स्ट्रक्चर बने, जो भी सीन बने जी, उसका आप परीक्षण करिए। आप उस पूरे प्लॉट का बता दोगे कि उस प्लॉट में हड्डी तो नहीं गड़ी, कहीं नेगेटिव एनर्जी जनरेट करने वाला कोई एलिमेंट तो नहीं है, या फिर उस वह भूमि कैसी है। यदि क्लॉकवाइज घूम रहा है तो वह भूमि बहुत एनर्जेटिक है, और फास्ट तेज गति से घूम रहा है वाटर तो अत्याधिक बहुत शानदार एनर्जी है। और यदि वो पानी मूवमेंट तो हो रहा लेकिन आराम, आहिस्ता आहिस्ता, यानी कि वो मॉडरेट है, लेकिन यदि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा, निगेटिव है। और इसके बाद फिर हम देखते हैं कि उसमें जो एयर बबल्स बने हुए हैं वो किस डायरेक्शन में बने। इस आधार पर हम उस भूमि का परीक्षण करने की सर्वश्रेष्ठ मेथड, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि मैं डाउजर नहीं हूँ, मैं स्वर ज्ञानी नहीं हूँ और मैं निमित्त ज्ञानी नहीं हूँ। इसमें निमित्त ज्ञान भी बहुत तगड़ा है। यदि आप किसी प्लाट को देखने जा रहे हैं, घर से निकले और आपको छींक आ गई, या आपके लिए कोई ऐसा अशुभ दृश्य देखने को मिल गया, जैसे कि बिल्ली जा रही थी और चूहे को मुंह में दबाए थी, मतलब समझ लेना कि वह भूमि ठीक नहीं है। निमित्त ज्ञान अपने आप बता देते। मतलब वैदिक वास्तु में वैदिक बताऊं कि 100 मेथड बताई गई है भूमि के परीक्षण की। ओके। भूमि को चेक करने की कि भूमि आपके लायक है कि नहीं है। तो सर आपने इतनी सारी मतलब कहना चाहिए प्रोसेस बताई, मेथड्स बताई कि किस तरह लैंड एनर्जी को हम टेस्ट कर सकते हैं। आप मेनली किस चीज़ से ज़्यादा टेस्ट करते हैं?
मैं तो एक ही चीज के लिए सबसे ज्यादा भारत में प्रसिद्ध हूँ, वो हूँ डाउसिंग। ओके। क्यों? मैंने डाउजिंग के ऊपर पीएचडी, मैंने एमटेक किया इन अप्लाइड जियोलॉजी से, एज ए जियोलॉजिस्ट हूँ, और डाउजिंग पे मैंने पीएचडी किया क्योंकि मैं डाउजिंग से जमीन के अंदर छिपी हुई मिनरल बेल्ट एंड ग्राउंड वाटर प्रॉस्पेक्टिंग करता था, जिसके मेरे रिजल्ट 96% रहे। 96%? 96%, यानी मैंने उन्हीं स्थानों पर डाउजिंग पद्धति से जल निकाला जहां पर 40-40 बोरिंग हो चुके थे, कभी पानी नहीं निकलता था। फिर करते करते मुझे यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा एक प्रोजेक्ट दिया गया, रिसर्च प्रोजेक्ट दिया गया एमपी काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, कि डाउजिंग के ऊपर आप पीएचडी करिए। तो मैंने इस डाउजिंग के ऊपर पीएचडी की है, गवर्नमेंट से फेलोशिप लेकर। सर इसको थोड़ा सा इजी भाषा में ये भी समझाइए, डाउजिंग है क्या, इससे क्या पता? डाउजिंग मतलब अज्ञात वस्तु को ज्ञात करना। अच्छा। डाउजिंग टोटली डिपेंड ऑन द सेंसिटिविटी ऑफ द पर्सन। व्यक्ति जितना ज्यादा संवेदनशील होता है, उसकी संवेदनशीलता के कारण उसकी बॉडी में किसी भी जो भी एनर्जी होती है, जब उससे वो कनेक्ट होता है, उसके रिफ्लेक्शन होता है। यदि इलेक्ट्रिक का गुड कंडक्टर वो हाथ में ले लेता है तो उसका रिफ्लेक्शन की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। तो मैंने सिलेक्ट किया इन 2 कॉपर रॉडों को, इनको लेकर के मैं जमीन की एनर्जी चेक करता हूँ। पहले मैं जमीन की एनर्जी नहीं, इससे ग्राउंड वाटर प्रॉस्पेक्टिंग करता था। भूमि के अंदर जमीन भूजल भंडारों की खोज की। मैंने मध्य प्रदेश सरकार के लिए करीब 40,000 पॉइंट सिलेक्ट किए हैं। ओके। और तब खुश होकर के जब मेरे रिजल्ट हुए तो मुझे ये प्रोजेक्ट दिया गया। और जब मैं ये प्रोजेक्ट कर रहा था तब ये रॉडें एक स्थान पर ऐसे घूमी कि एंटी क्लॉकवाइज घूम गई। जब मैंने उसकी खुदाई एक्सकेवेशन करवाया, वहां पर हड्डी निकली। तब से मैंने इस विद्या का प्रयोग करना किसी भी भू परीक्षण के लिए, किसी भी जमीन के लिए किया। तो जहां पर ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होने लगी, वहां पर निगेटिव एनर्जी जनरेट करने वाला कोई भी एलिमेंट जमीन के अंदर पाया गया। तब से मैंने उसे, वही मेरा विराम हो गया। और आज मैं देश के बड़े बड़े जितने ग्रुप हैं उन सबके लिए, रियल एस्टेट में बहुत सारे ग्रुप का मैं कंसल्टेंट हूँ, कि कौन सी जमीन आपके लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल होगी। ओके। कौन सी जमीन पर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाए तो वह प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा सफल हो जाएगा। मैं डाउजिंग टेक्निक से देखता हूँ और सिलेक्ट कर देता हूँ पूरी जमीन पर जितनी इंटेंसिटी से ये 2 कॉपर रॉडें घूम जाती हैं, उस आधार पर मैं कह देता हूँ कि भूमि उतनी ज्यादा ऊर्जावान है। ओके। और ऐसा देश के हजारों प्रोजेक्ट हैं जिनको मैंने सिलेक्ट किया और आज उन पर प्रोजेक्ट एकदम सफल हुए। जैसे रियल एस्टेट में मैंने जहां पर भी चेक किया और रिकमेंड किया कि इस पे आप ले लीजिए जमीन। जैसे इंदौर में एक नरीमन पॉइंट है, नरीमन सिटी, वहां मैंने सिलेक्ट किया था। उस समय कुछ भी नहीं था, लेकिन आज सबसे महंगी जमीन बनी, सबसे महंगी कॉलोनी हो गई और फटाफट बिक गई। तो इस एनर्जी चेक करने से रियल एस्टेट के लिए और वास्तु में वास्तविकता यही है कि 70% रोल है लैंड एनर्जी का। बाकी ओरिएंटेशन विपरीत हो, जैसे मैंने दुबई का एग्जाम्पल दिया था, वहाँ ओरिएंटेशन विपरीत है, लेकिन लैंड एनर्जी बहुत बढ़िया है, देश की वास्तु बहुत बढ़िया है। तो अपने आप वहाँ संपन्नता, समृद्धता है और बहुत ज्यादा वहाँ देशों का अट्रैक्शन है। तो ये मतलब एनर्जी इससे चेक कर सकते हैं कौन सी भूमि कितनी एनर्जाइज्ड है, कितना काम आ सकती है, वो ये बताता है। इंसान की एनर्जी भी चेक करके बता देती है 2 कॉपर रॉडें। अच्छा। यदि व्यक्ति में कहीं भी कोई रोग है तो ये रॉडें तुरंत वहां रुक जाएंगी और या एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएंगी। ओके। व्यक्ति का ऑरा, आभा मंडल भी बता देती है 2 कॉपर रॉडें। मैंने अभी तक इस देश में अनेक स्थानों पर, भूमियों पर स्केल्टन, जमीन के अंदर हजारों स्थान पर हड्डियां, मुर्दे, कंकाल तंत्र निकलवाए। इसके अलावा कई स्थानों पर जमीन के अंदर गड़ी हुई, भूमियों के अंदर जो गड़ी हुई मूर्तियां थी वो भी निकालेंगे। इससे खनिज संपदा के अलावा जमीन पे गड़ा हुआ धन भी देखा जा सकता है। ये काम मैं चूंकि करता नहीं हूँ, क्योंकि विवादों के घेरे में नहीं आना चाहता हूँ, लेकिन ये बहुत बढ़िया टेक्निक है और ये आज की नहीं है, ये कई हजारों वर्षों से चली आ रही थी। इस धरती पर जितनी भी खनिज संपदा खोजी गई है वो डाउजिंग टेक्निक से खोजी गई। पहले सैटेलाइट इमेजरी नहीं हुआ करते थे, पहले इतनी टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी। सिर्फ और सिर्फ केवल डाउजिंग पद्धति से पूरे विश्व में भूमि के अंदर छिपी हुई खनिज संपदा, भूजल भंडार खोजे जाते थे। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आपने जब ये चेक किया हो किसी भूमि की एनर्जी, तो वहाँ पे बहुत जोर से झटका लगा हो एनर्जी का?
ऐसा कब? ऐसा अनेक स्थानों पे हुआ। जब एक जगह की मैं बात बता रहा हूँ आपके लिए, वो है जहाजपुर की। अच्छा। जहाजपुर में मैं जो जमीन से प्रतिमा निकली थी, जैन प्रतिमा, वहाँ की एनर्जी चेक करने गया। तो मैंने जैसे ही रॉडें लगाई, मैंने लोगों को अलग नहीं किया, और एक व्यक्ति के सर में लगी कि सर में से मांस का लोथड़ा तुरंत निकल गया। गोली की तरह भागती है जिस इंटेंसिटी पे वहां पर एनर्जी होती है। सेम किस्सा ऐसा ही शमेश शिखर के पहाड़ पे हुआ था मेरा, कि रॉड 40 फीट दूर जाकर के निकल के भागी, क्योंकि वहां की एनर्जी अल्टीमेट थी, और वहां भी एक फोटोग्राफर था, उसका भी मांस का लौथड़ा निकल गया था। तुरंत कंट्रोल किया, ब्लीडिंग हो गई उसे। तो जहां पर जितनी ज्यादा एनर्जी होती है उतनी इंटेंसिटी से रॉड है अपने आप हाथ में से। देखिए, यदि मैं हाथ में से ऐसे रॉड लिए कर चल रहा हूं और रॉड 40 फीट चली जाए तो वो अपने आप ही जाएगी ना। मैं फेंकूंगा तभी जाएगी, यूं हाथ करूंगा। सही। फेंकने के लिए तो हाथ करनी पड़ेगी, हाथ ऊपर करना पड़ेगा तभी जाएगी, लेकिन जाती है। अच्छा, जितनी एनर्जी होती है। ओके। मेरे हाथ को रस्सी से बांध दीजिए। कई प्रयोग किए गए, तेज रस्सी से बांधने के बाद भी उस भूमि का परीक्षण किया गया, और वो रॉड अपने आप रस्सी को काट करके जहां पर एनर्जी बहुत ज्यादा थी निकल गई तोड़ के। तो क्या ये मतलब कहना चाहिए, ये जो प्रोसेस है, मेथड है, ये हर वास्तुविद इस्तेमाल करते हैं? नहीं, देखिए, जो डाउजर होगा वो, ये डाउजिंग टेक्निक ये सभी को नहीं लगती, और इसका कोई संबंध ब्लड ग्रुप से नहीं है, इसका संबंध है संवेदनशीलता से। जो व्यक्ति जितना संवेदनशील होगा उतना अच्छा डाउजर, उतना अच्छा डाउजर होगा। मैं आपको बताता हूं कि मुझे स्वयं मालूम नहीं था कि मैं डाउजर हूं। अच्छा। मैं तो सिर्फ मशीन से चेक करता था ग्राउंड वाटर। एक जगह मैंने कोई व्यक्ति चेक कर रहा था, हाथ में ली रॉड, और मेरे हाथ से रॉड छूट करके आगे निकल गई, तब मुझे पता चला कि मैं डाउजर हूं। 90 के पहले मुझे स्वयं मालूम नहीं था। तो अगर जैसे आपका कहना है कि एक अच्छा डाउजर बता सकता है, मतलब भूमि को समझ सकता है, वहाँ की एनर्जी को समझ सकता है, और आप जैसा एक तरफ कह रहे हैं कि 70% मतलब रोल लैंड एनर्जी का है, भूमि की ऊर्जा का तो है। अगर मान लीजिए फिर एक ऐसे बात डाउजर ही नहीं है तो में सर, कैसे? यहाँ पर भूमि की ऊर्जा को मैं ऐसे सिद्ध करता हूँ, श्रवण कुमार से बड़ा मात पित्त भक्त कोई नहीं हो सकता। भूमि की ऊर्जा पे मैं फोकस कर रहा हूँ कि भूमि की ऊर्जा का महत्व 70% है कि नहीं। ये प्रश्न मेरे लिए हर पत्रकार जहां भी जाता हूँ, हर कोई कहता है कि आपकी वास्तु बिल्कुल विपरीत है। मैं कहता हूं मेरी विपरीत नहीं है, मेरी वास्तु वैदिक वास्तु। अब श्रवण कुमार जहां तीर्थ यात्रा पे माता पिता को जा रहे थे, जिस नदी के किनारे पहुंचते हैं, पैर रखते ही उनके दिमाग में आ जाता कि मैं इन बुढ़ा बुढ़ियों को लादे लादे मेरे कंधे खराब हो गए। वही हाथ जोड़ लेता है। पिता समझ जाते हैं कि ये भूमि का दोष है, इसका नहीं, बेटे तू उस पार कर दे। जैसे ही वो उस पार करता, उस शापित भूमि से बाहर निकलता है, वैसे ही उसके आंखों से अश्रु की धारा बह निकलती है कि मैंने अपने माता पिता से क्या कह दिया। ये भूमि की एनर्जी का प्रभाव था, उस शापित भूमि का प्रभाव था। वो शापित भूमि आपकी भावनाओं का तत्काल परिवर्तन ला देती है, आपके विचारों में परिवर्तन कर देती है। इसी का नाम है वास्तु। वास्तु ये ओरिएंटेशन का, ये तोड़फोड़ का विज्ञान वास्तु नहीं है, व्यवस्थित जीवन जीने की कला का नाम है वास्तु। और जीवन जियोपैथिक यानी भूमिगत ऊर्जा और ब्रह्मांड की कॉस्मिक ऊर्जा के साथ आप किस तरह से जीवन यापन कर सकते हैं। और आप ये बताइए, आपके यहाँ सबसे ज्यादा जब भवन बनाते हैं, उसका फाउंडेशन का महत्व है कि आपकी छत का फाउंडेशन नींव जितनी मजबूत होगी ना, उतनी अच्छी इमारत बुलंद होगी। बिल्कुल। तो नींव कहाँ से आती है? नींव कहाँ से आती है? जमीन के नीचे से ना। तो भूमिगत ऊर्जा यानी जिसे हम ऊर्जा एनर्जी का रोल कह रहे हैं 70%, तो 70% जमीन के अंदर से एनर्जी आती है। वो एनर्जी यदि बढ़िया होती है तो निश्चित रूप से वहां पर रहने वाला व्यक्ति सुख शांति के सरोवर में डुबकी लगाता रहता है, यानी शांति पूर्वक जीवन यापन करता रहता है, स्वस्थ रहता है। और जहाँ की एनर्जी खराब होती है, वहां देखा है कई जगह आप पहुंचे होगे, मन ही नहीं लग रहा, अलग ही मतलब एनर्जी अनुभूति होती है, वाइब्स आती है। तो मतलब इस हिसाब से तो फिर जो डाउजर नहीं है, आपका जैसा कहना है, या फिर जो समझ नहीं सकता लैंड एनर्जी, तो फिर वो वास्तुविद कैसा होगा? नहीं, वो उसके अनेक मेथड हैं। जो डाउजर नहीं है तो वो हमारी वैदिक वास्तु में भूमि का गड्ढा खोदने की मैंने मेथड बताई थी। जैसे तो दूसरी स्वर्ण से भी यदि किसी का नाड़ी शोधन है
वो स्वर से भी स्वर में। भूमि का परीक्षण कर सकता है। ये है कि वो भूमि निमित्त का ज्ञान परीक्षण से तो भी करना है, भूमि वो का सबसे परीक्षण पहली यदि बात जो है। व्यक्ति नहीं जानता है हाँ, वो नहीं है। वो वास्तुविद नहीं है। ठीक, समझ गया सर। मेरे अपनी नजर में या हमारे वैदिक वास्तु में जिन लोगों ने अत्रि, नारद और बहुत सारे भृगु वगैरह ने जो बात कही है उनकी बात कह रहा हूँ, ये मेरी बात नहीं है, मेरी बात मत मानिए। ओके। अच्छा, एक चीज़ और है, मैंने आपके ही मुंह से सुना और सबसे हट के ये चीज़ें सुनी कि मतलब चलिए वीडियो तो बहुत आते कि कौन सा प्लांट लकी है नहीं है, लेकिन आपने वृक्ष वास्तु की बात की थी, तो ये वृक्ष वास्तु लोगों के जीवन में कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए साहब, सांसें कितनी महत्वपूर्ण है, वो तो बहुत ही ज़्यादा। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। जब आप सांस लेते हैं, हाँ। यदि आपकी वायु यदि अच्छे वृक्ष से टकरा के आएगी हाँ। तो उसकी गुणवत्ता वायु की बढ़ जाएगी। यदि औषधि प्लांट होंगे तो उस औषधि से टकरा करके आएगी हाँ। तो आपके रोगों से मुक्ति दिलाएगी। ठीक, कभी कभी आपने देखा होगा बहुत सारे कुंड भारत में फेमस हैं, हाँ। जिन कुंडों का जल पीने से कई रोगों से मुक्ति मिलती है। आखिर क्यों? क्योंकि उन कुंडों में जो पानी जल आता है वो जियोपैथिक यानी भूमिगत ऊर्जाओं से इसको समेटे रहता है। हाँ। ऐसे ही जो कॉस्मिक एनर्जी आती है, यानी कि प्लान, कॉस्मिक एनर्जी का मतलब समझे, हाँ। जो ग्रह हैं या सूर्य है, चंद्रमा, जितने भी ग्रह हैं, उनसे आने वाली एनर्जी जब वो आपके घर में लगे होंगे प्लांट, उनसे उनको टकरा के और आएगी तो वो उनके गुणधर्म भी उसमें आ जाएंगे और आपके ऊपर सीधा प्रभाव। ओके, तो मतलब किस तरह के वृक्ष लोग लगा देखिए, सकते हैं सफलता के लिए? बहुत सारे वृक्ष घर में लगाना चाहिए, बहुत सारे वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। हाँ। जैसे चैत्य वृक्ष, कांटे वाले वृक्ष, हाँ। दूध वाले वृक्ष, बोनजाई वृक्ष, ये कभी घर में नहीं लगाना चाहिए। अच्छा, ठीक। ये कभी घर में नहीं लगाना चाहिए। फलदार वृक्ष भी हाँ। अपने जहां पर दूसरे और तीसरे पहर तक हाँ। छाया पड़े, उन वृक्षों की आपके घर पर नहीं लगाना चाहिए, दूरी पर लगाना चाहिए। कभी भी आपके घर को पूरी तरह ढक के रखे वृक्ष, ऐसे वृक्ष नहीं होना चाहिए। ओके, तो फिर वृक्ष होने कैसे चाहिए? देखिए, वृक्ष कैसे होना चाहिए, कुछ वृक्ष सभी दिशाओं में लगाए जा सकते हैं। सभी दिशाओं में? जैसे हाँ, जैसे एक वृक्ष ऐसा है हाँ। जो आप भी जानते हो कि दक्षिण भारत में बहुत प्रचलित है, हाँ। कि नारियल का वृक्ष हाँ। इतनी ऊंचाई का होते हुए भी सभी दिशाओं के लिए रिकमेंड किया गया, क्योंकि उसके अंदर क्या विशेषता है, इतना ऊंचा होते हुए ईशान में भी लगा दो, ईस्ट में लगा दो, वो कहीं की भी एनर्जी को रोकता नहीं है, बल्कि वो कॉस्मिक एनर्जी को पूरी तरह से एब्जॉर्ब करता है और जड़ों के माध्यम से आपके घरों में संचालित कर देता, भेज देता है। तो आपका घर पूरा ऊर्जावान हो जाता है। अच्छा, आपने कभी डूबती हुई इंडस्ट्री को बचाया है वृक्ष लगवा के? नहीं, वृक्ष लगवा के मैंने डूबती हुई अनेक इंडस्ट्रियों को बचवाया है। जैसे कुछ जगहों पर ऐसे वृक्ष लगे हुए थे जो वहां पर नहीं लगना चाहिए थे, जो उनमें से थे चैत्य वृक्ष, हाँ। यानी कि पीपल, बरगद जी। और इमली, ये और आंवला, ये चैत्य वृक्ष है। इमली तो चैत्य वृक्ष नहीं है, लेकिन इन वृक्षों को कभी भी नहीं लगना चाहिए। अब उस वृक्ष में क्या हो रहा था कि पीपल और बरगद के वृक्ष थे और साइड में सारी टॉयलेट बनी हुई थी और पूरा मलमूत्र का जल उनकी जड़ों में जा रहा था, जिनमें देवताओं का वास हो, और वहां पर उसमें देवताओं के स्थान पर ऐसा गंदा पानी पहुंचे तो वो निश्चित रूप से आपकी इंडस्ट्री को बंद करवा देगा। मैंने तत्काल ही उसका निवारण किया, उसका जल को रोका, और वहां पर जो चैत्य वृक्ष बने हुए थे वहां पर चबूतरा बनवाया और चारों तरफ तुलसी के प्लांट रखवा दिए, पौधे लगवा दिए। कभी भी याद रखना, किसी भी चैत्य वृक्ष जो पीपल, बरगद, इन्हें काटना मत। इनका प्रोटेक्शन करने के लिए चबूतरा बना देना और शुभ वृक्ष इनके पास रख देना, जैसे तुलसी, तो वो अशुभ प्रभाव देना बंद कर देगी। अच्छा, ये सबसे बड़ी रेमेडीज है। और देखा कि 3 महीने बाद वह इंडस्ट्री पुनः जीवित हुई और चल पड़ी। ओके। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे आती है कि मतलब किसी भी घर की बात कर ले, कोई भी अपना वास्तु 100% बिल्कुल सही नहीं कर सकता। हाँ, ये है कि किसी का परिणाम, दुष्परिणाम थोड़ा कम है, किसी का ज़्यादा है। तो मुझे कुछ वैसे वास्तु डिफेक्ट बताइए जो बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम पैदा करते हो किसी घर में, कि ये तो भाई नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं सबसे पहले बात करूंगा ब्रह्म स्थान की। हाँ। ब्रह्म स्थान में गड्ढा होना, ब्रह्म स्थान में टॉयलेट, या ब्रह्म स्थान में कभी भी रसोई घर, या ब्रह्म स्थान बहुत कालम हो जाए तो वो, या गड्ढा हो जाए, वो निश्चित रूप से आपको गड्ढे में पटक दे, ब्रह्म स्थान का गड्ढा। दूसरा महादोष, इसको बोलते हैं
महादोष, ये महादोष है वास्तु के। अच्छा। ब्रह्म स्थान का गड्ढा और आपका नैऋत्य का गड्ढा यानी साउथ वेस्ट। अच्छा। साउथ वेस्ट का गड्ढा आपको गड्ढे या साउथ वेस्ट का दोष। साउथ वेस्ट में यदि आपके कोई भी गड्ढा हो जाए या टॉयलेट बन जाए या फिर वहां पर मुख्य दरवाजा मेन डोर बन जाए, मेन डोर यदि साउथ वेस्ट में बन गया तो आकस्मिक घटनाएं अवश्य घटित कराए। अच्छा। निश्चित मेरे पास इतनी सारी केस स्टडी है। या फिर गृह स्वामी के लिए बहुत बड़ी पीड़ा हो जाएगी, जानलेवा बीमारी हो जाएगी। हाँ, यदि उसका राहु केतु उच्च का है तो फिर ये दिक्कतें कम जाएंगी तो बहुत कम जाएगी। दिक्कत तो रहेगी, लेकिन कभी भी साउथ वेस्ट का दोष और ब्रह्म स्थान का दोष, ये दोष दो दोष महादोष माने गए हैं। इन दोषों के रहते व्यक्ति को पीड़ा अवश्य रहती है। जैसा आपने साउथ वेस्ट का दोष बताया, नैऋत्य कोण होता है। हमेशा कहा जाता है कि नैऋत्य कोण में जो व्यक्ति है, मतलब घर का मेन मेंबर है, उसका कमरा होना चाहिए। तो ठीक है, वो कमरा तो बनवा लेता है, लेकिन अब वहाँ पे बात आ जाती है, कई लोग अटैच लेट बात बनवाते हैं, वो वहीं नैऋत्य कोण में बना दे तो फिर तो बर्बाद। देखिए, कई लोग बर्बाद भी पाए गए और कई बार किसी का कुछ भी नहीं हुआ। मैं बताता हूँ, ये कहना बहुत गलत है कि पर्टिकुलर यहाँ होने से यहाँ होगा ही नहीं। अभी आपने बताया ना कि नैऋत्य कोण। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, कि नैऋत्य कोण का टॉयलेट, नैऋत्य कोण का गड्ढा और नैऋत्य कोण पर यदि कोई भी बोरिंग हो गई या कुछ भी, या डगबेल या अंडरग्राउंड वाटर टैंक बन गया हो तो वो बहुत खराब होता है। या दरवाजा बन गया है नैऋत्य कोण की, टीवी ले लीजिए, टीवी बन गई, ये आपके यहाँ आकस्मिक घटनाएं घटित कराएगी। लेकिन यदि आपकी कुंडली में राहु केतु का वो स्थान है, वो उच्च का है, तो आपके लिए कोई बहुत बड़ी घटना दुर्घटना नहीं होगी। माइनस मार्किंग तो करेगा, इसे कहते कस्टमाइज्ड वास्तु। ओके। आज लेकिन ये देखता ही नहीं है। मेरे पास ऐसे अनेक एग्जाम्पल हैं कि जहां पर दक्षिणी नैऋत्य, साउथ वेस्ट में लोग बाग बेडरूम बनाए हुए हैं और उन्हें कोई तकलीफ नहीं भाई। कोई इतने वास्तुविदा, उन्होंने कहा यहाँ पर तो आप दोनों में विच्छेद हो जाएगा, तलाक हो जाएगा, बीमारी आ जाएगी, कैंसर हो जाएगा, किसी ने कुछ किया। मैंने देखा कि सबसे ज्यादा सुखी, चेतन, मस्त, स्वस्थ पाए गए। जब मैंने उनकी कुंडली उठा करके देखी तो देखा कि राहु केतु उच्च के थे। ओके। लेकिन अगर राहु केतु उच्च के नहीं है तो फिर तो तकलीफ आएगी, तो अटैच लेट बात दिक्कत कर सकते हैं। बिल्कुल दिक्कत देगी, देगी उसे दिक्कत। ओके। एक चीज यहाँ पे मुझे ये समझ में आ रही है कि मैंने बहुत सारी केस स्टडीज भी पढ़ी। हालांकि वैदिक वास्तु कभी भी घर के अंदर टॉयलेट बनाने की इजाजत देता नहीं था, लेकिन एक मैंने अभी आपको कंट्रोलिंग फैक्टर बता दी, काल यानी समय। इस काल का परिवर्तन को भी हमें के हिसाब से हमें वास्तु में परिवर्तन सिद्धांतों में करना चाहिए। आज तो हम बाहर टॉयलेट नहीं बना सकते। ओके। मैं काफ़ी सारी केस स्टडीज़ देख रहा था तो मुझे एक चीज़ और समझ में आया कि बहुत लोगों के साथ ऐसा भी हुआ है कि जब उन्होंने अपने घर का इंटीरियर कराया है और कलर कॉम्बिनेशंस बदलवाए हैं तो वो एकदम से बर्बाद हो गए हैं या डाउनफॉल उनका शुरू हो गया। तो ये किस वजह से हो सकता है? देखिए, कलर वास्तु का भी अपना महत्व है। कलर से आपकी रंगत बदल सकती है, कलर से आपका भाग्य जागृत हो सकता है, कलर बदलते ही आप गर्त में पहुंच सकते हो, और कलर आपके लिए आपके व्यापार में चार चांद लगा सकता है, बच्चों के कंसंट्रेशन बढ़ा सकता है, और एक कलर बदलते ही व्यक्ति बर्बाद हो सकता है। ये मेरे पास कलर के ऊपर इतनी केस स्टडी है। तो मुझे कोई बड़े प्लांट या इंडस्ट्री में अगर आपने कलर के माध्यम से कुछ हो तो बताइए एग्जांपल। देखिए, कलर का कैसा महत्व है। कलर का सिलेक्शन किया जाता है उस व्यक्ति की कुंडली से। अब यदि किसी का मार्केस है, यदि वो कलर उसकी कुंडली में अशुभ है और वो कलर यदि उसके बेडरूम में करवा दिया तो वो उसके लिए तकलीफ दे देगा। ठीक। यदि उसका कलर लग्नेश है और शुभ ग्रह जाकर के शुभ स्थान पर बैठा हुआ है तो वो उसके जीवन भर उसे चमकाएगा। वो कलर का अपने बेडरूम में कर ले, वो कलर का विजिटिंग कार्ड बना ले, वो अपने व्यापार में उस कलर का सर्वाधिक प्रयोग करे, देख लेना वो कहाँ व्यापार में पहुंच जाएगा, वो कलर चमका देगा। देखिए, सबसे पहले व्यक्ति को कलर ही दिखता है, चाहे इंसान का दिखे, कहीं की भी चमक कलर ही। सही। तो कलर का प्रभाव प्लानेट के ऊपर सीधा पड़ता है। कलर को आपको व्यवस्थित करना चाहिए, लेकिन आपकी अपनी कुंडली से करना चाहिए। आप कह रहे हैं कि किसी भी इंडस्ट्री के लिए, किसी भी बड़े ग्रुप के लिए, एक बात मैं बता रहा हूँ, आपने सुना होगा 2001 से 2, 3, 4 में रिलायंस ने पेट्रोल पंप लाया था और उसने
पेट्रोल जो होता है वो सनी का होता, ऑयल जो सनी का होता है। उन्होंने सोचा कि सारे लोग ब्लू कलर करते हैं, हम ग्रीन कलर में, उनने पूरा फुल ग्रीन कलर में लॉन्च किया और सारे पेट्रोल पंप 2, 3, 4, 5 साल में सब बंद हो गए। मैंने एक मेरा शो चलता था पारस चैनल में 2011, 12, 13 में, उसमें मैंने जिक्र किया और मुझे रिलायंस कंपनी ने संपर्क किया और मैंने उसमें ब्लू, उन्होंने कहा पूरा तो मैं चेंज कर नहीं सकता, तो मैंने एक ऑप्शन निकाला तो उन्हें थोड़ा सा ब्लू कलर ऐड ऑन कर दिया और जैसे ही ब्लू कलर उनने सारे पेट्रोल पंप में और अपने बाकी सब में करवाया, वैसे ही वो पुनः चल पड़े और आज भी चल रहा है। तो इतना बड़ा फर्क पड़ता है। ऐसे तो मेरे पास अनेक लोगों के किस्से हैं कि कई लोगों ने अपनी घर में जो अष्टमेश था, जो मारक था, अपने बेडरूम में कलर कर लिए, उनको ढेर सारी दिक्कतें आई, ढेर सारी दिक्कतें। कई लोगों के अबार्शन हो गए, व्यापार डप्प हो गए, पति पत्नी में झगड़ा होने लगे। जैसे ही कलर बदलते ही रंगत बदल गई। कलर उनका शुभ जो कलर था, पंचमेश था, भाग्येश था, भाग्येश अच्छा ग्रह में जाकर के उस हाउस में बैठा हुआ था, भाग्येश को करवाया, भाग्य ही बदल गया। अच्छा, तो ये कस्टमाइज्ड वास्तु है। लोग बाग आजकल सिर्फ बिना कुंडली देखे ही वास्तु कर लेते हैं। किसी एक वास्तुविद के लिए ज्योतिष का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, भूमि की आंतरिक संरचना का कंप्लीट ज्ञान होना चाहिए और स्वर का सबसे ज्यादा ज्ञान होना चाहिए। यदि स्वर का ज्ञान है तो वो भूमि का परीक्षण आसानी से कर लेगा और भूमि के ट्रीटमेंट स्वर के अनुसार करेगा कि किस स्वर में कोई भी ट्रीटमेंट करना है, वो असर डालेंगे तो उसको रिजल्ट 100% मिलेंगे। आप कहें तो मेरी सफलता का सबसे बड़ा राज यही है कि मैं जिस जगह, जिस इंडस्ट्री में स्वर किसकी को बेश मान करके स्वर के अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट करता हूँ, मेरे जरा से स्वास्थ्य बना देने पर, पीली सरसों को फेंक देने पर, एक दीपक स्वर से जला देने पर ऐसे रिजल्ट मिलते हैं कि बंद फैक्ट्रियां भी चालू हो जाती। ओके, आपकी तो रेमेडीज भी बहुत डिफरेंट रहती है दूसरे वास्तुविद से, जैसे कि कहना चाहिए ब्रह्म नाभि चबूतरा स्थापित, तो इसके बारे में कुछ समझाएं क्या है ये चीज़? देखिए, मेरी रेमेडी भिन्न नहीं है, मेरी रेमेडी वैदिक रेमेडी है। मैं पहले बोल चुका हूँ, मैं वैदिक वास्तुविद हूँ जी, जीव वास्तु बनाम वैदिक वास्तु। अब मैंने वैदिक से लिया ब्रह्म नाभि। आप बताइए, आपका नाभि का कितना महत्व है? जिस दिन आपकी नाभि ऊपर नीचे खिसक जाती है ना, यदि नीचे गई तो लूज मोशन और नाभि ऊपर गई तो वायु गैस बनना शुरू हो जाती है। नाभि को अपने उस स्थान पर स्टेबल कर दो, इनर्जेटिक कर दो, वो है नाभि स्थापना। नाभि स्थापना प्राचीन काल से चली आ रही, वैदिक ग्रंथों में उल्लेख है। आपने देखा होगा कि कितने महलों में आप गए, ब्रह्म स्थान पे बहुत बड़े बड़े लोटस फूल बना दिए जाते थे, इनले कर दिया जाता था, रहते थे ना, उसके वो फूल एक ऊपर से सिंबल था, नीचे उसके अंदर एनर्जेटिक आइटम भर दिए जाते थे, बहुत सारे रत्न, बहुत सारी धातुएं। तो वो एनर्जी, ब्रह्म स्थान की एनर्जी, जिस तरह से आपके मणिपुर चक्र से 72,000 नाड़ियां पूरी बॉडी में फैली हुई है, इसी तरह से ब्रह्म स्थान की का करंट पूरे जगह पर पहुंच जाता है। मैंने देखा है कि मैंने ब्रह्म नाभि का ही ट्रीटमेंट, ब्रह्म नाभि अकेली बनाई और बहुत सारे ट्रीटमेंट थे नहीं किए, बहुत सारे दोस्त थे उनके उपचार नहीं किए, ब्रह्म नाभि बनते ही अभूतपूर्व परिवर्तन आया, सारे कारोबार चल गए। जैसे मैंने बिरला में तोड़ फोड़ हो ही नहीं सकती, बहुत सारे इंडस्ट्री में दोस्त थे, मैंने उनकी ब्रह्म नाभि ही सभी इंडस्ट्री में बनवाई, सभी इंडस्ट्री में बिरला की मैंने ब्रह्म नाभि बनाई और ब्रह्म नाभि बनते ही सारी की सारी मशीनें चल पड़ी। अच्छा, आप चाहे तो मैं आपको नाम भी देता हूँ, वहाँ के इंचार्ज आदरणीय गोयल साहब हैं और अजीत जी गोयल, से संपर्क स्थापित करके एक बार पूछिए कि आपको ब्रह्म नाभि के क्या परिणाम रिजल्ट मिले हुए। ये वैदिक वास्तु है। अब दूसरा चबूतरा, देखिए 5 तत्वों का संतुलन का नाम वास्तु है, वैदिक वास्तु की डेफिनेशन। अब पृथ्वी तत्व सबसे ज्यादा डिस्टर्ब होने से कारोबार ठप होता है और पृथ्वी तत्व जो है अर्थ एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट का सिंबल क्या है? स्केयर। कलर क्या है? गोल्डन येलो कलर। अब मैं जो चबूतरा बनवाता हूँ साउथ वेस्ट में, वहां पर स्केयर चबूतरा बना करके उसके अंदर एनर्जेटिक आइटम गड्ढा पोत के डाल देता हूँ और उसको गोल्डन कलर पोत देता हूँ, अपने आप फैक्ट्री चल पड़ती है, अपने आप
प्रोग्रेस होने लग जाती है। लेकिन सर कुछ लोगों को तो मैंने ये भी सुनते हुए मतलब कहते हुए सुना है कि जहाँ भी ब्रह्म नाभि बनवा दी जाती है तो वो पूरा, चाहे कार हो चाहे व्यक्ति, पूरा बर्बाद हो जाता है। मैं कह रहा हूं, मैंने कम से कम 10,000 लोकेशन पर ब्रह्मनाभि रिकमेंड की, बनवाई, हमारे स्टूडेंटों बनाई। जी 10,000 में से एक कोई ब्रह्मनाभि वाला बता दे कि मैं बर्बाद हुआ। ये वैदिक वास्तु की हत्या करने पे लोग जुटे हुए हैं। ओके। वैदिक वास्तु की, वैदिक वास्तु में कभी कहीं ऐसा नहीं, ब्रह्मनाभि की परिकल्पना बहुत पहले से की गई है। हाँ, ये अच्छा है कि जब हमारा निर्माण हो रहा हो, कंस्ट्रक्शन हो रहा हो, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ही ब्रह्मनाभि की स्थापना कर दे तो सर्वश्रेष्ठ। यदि किसी के घर में, किसी प्लाट में बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, निवास में है या फिर आपके इंडस्ट्री में है, तो उसको आज्ञा लेकर के तोड़ने की आज्ञा, ब्रह्म स्थान पर तोड़ने की आज्ञा लें, एक श्रीफल लेकर के, और फिर ब्रह्मनाभि के लिए गड्ढा खोद करके, और ब्रह्मनाभि जिस दिन बनाना है उस दिन खुदाई करें और उसी दिन फिलिंग करके फिनिश कर दें, और उसके ऊपर एक तुलसी रख करके एक दीप को जला दें। कोई भी दोष नहीं है, कुछ भी नहीं होता है, ना आज तक हुआ है। मैं आपके लिए देता हूं, जैसा मैंने पूर्व में कहा कि बिरला की इतनी इंडस्ट्री में मैंने ब्रह्मनाभि बनाई, बर्बाद हो जाते फिर तो। ठीक। ये सिर्फ अब्बाएं है, या फिर हो सकता अब्बाएं नहीं हो, उनकी सत्यता हो, उनने गलत तरीके से बनाई होगी, अच्छे से नहीं जानते होंगे तो गड़बड़ हुआ हो, उनकी गलती। ओके। मतलब नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, ये कहावत चरितार्थ होती है कि हमें विधि नहीं आती हो और हम बदनाम विधि को करें। बदनाम इंसान है, इंसान को तरीका नहीं आता। अच्छा, अभी इतनी सारी एनर्जीज की बात हो रही, पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी फाइंड आउट करना, लेकिन मुझे कुछ ऐसा बताइए, कभी ऐसी एनर्जी का आपसे सामना हुआ है जैसे भूत प्रेत टाइप की जो होती है, कहीं चेक करते हुए कि यहाँ पे भूत प्रेत है? देखिए, मेरा ऐसा अनेक स्थानों पे हुआ। लोग भाग यहाँ पर क्या करते हैं, ऐसे स्थानों पे क्या कहते हैं कि भैया वहाँ की वास्तु खराब है, सुधारने में जुट जाते हैं। उन्हें ट्रेस तो कर ही नहीं पाते, ऐसी एनर्जी को ट्रेस नहीं कर पाते हैं। और ये एनर्जी में कितने भी वास्तु दोष का निवारण कर लो या सही वास्तु से हो तो भी तकलीफ रहती है। मैंने तो ऐसा देखा है, यदि आप कहें तो मैं नाम भी ले देता हूँ। जी जी बताइए। कि एक मीडिया का ही नाम है, यहाँ नाम लेना कितना उचित है मुझे नहीं समझ पा रहा हूँ। एक डाला उनने पेपर प्रिंट मीडिया का। मैंने कहा यहाँ पर एनर्जी अच्छी नहीं है, मैंने चेक किया रोड से, वहाँ पर एनर्जी ठीक नहीं थी। उनने क्या है कि वो प्रिंटिंग प्रेस डल ही चुका था, वो प्रिंटिंग प्रेस रात में बंद कर देते थे, लाइट बंद होती थी, स्विच डाउन रहता था, अपने आप रात में प्रेस चलने लग जाता था। अच्छा, ये इंदौर की घटना है। ऐसी हमारे पास अनेक घटना है, उसमें से एक घटना और मैं आपको बताऊंगा कि एक सतना का, एक बिरला का एक किस्सा है कि एक 108 मीटर का एक टावर बनाया गया एक स्पेशल केबल बनाने के लिए, और जर्मनी की मतलब वर्ल्ड की टॉप मोस्ट टेक्नोलॉजी के साथ कोलैबोरेशन किया गया जर्मनी के साथ, लेकिन वो 5 साल तक प्लांट चला ही नहीं। जब ऐसी कुछ मैंने चेक किया, एनर्जी ऐसी पाई, बहुत सारे वास्तुविद आए, उनने तोड़ फोड़ कराई, कई ने पट्टियाँ लगवाई, किसी ने कुछ किया, बहुत सारे काम हुए, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं हुए। मैंने वो एनर्जी को ट्रेस आउट किया, उसको एक नारियल से हम लोग वास्तु रजिस्ट्री करते हैं, वो वास्तु रजिस्ट्री की इस नारियल में कैप्चरिंग किया, और मैंने भगवान आदिनाथ की भक्ति करके भक्तांबर किया। वो दिन है कि 2014 से जो बटन ऑन हुआ है, आज तक वो इंडस्ट्री सबसे ज्यादा कमा रही है और चल रही है। ओके। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत ही फेमस वास्तु कंसल्टेंट है जिनकी रील बहुत वायरल हुई थी, और ऐसा कहा गया था कि मतलब जिनको भी कैंसर है इस दुनिया में, उनके घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट निकलेगा ही निकलेगा। तो क्या ये सही है? बिल्कुल असत्य है। मैं बताता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ। इंदौर में एक मल्टी बनी हुई है जावरा कंपाउंड में, उसमें पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक सभी के ईशान में टॉयलेट बनी। वो तो एक मिनट में बनती तो सभी में बनती चली जाती। मैंने केस स्टडी को गया, किसी ने कहा कि वहाँ पर टॉयलेट में विजिट करने गया था, तो बोले इसमें सब में है। मैं सभी फ्लोर पे गया, किसी को एक को भी कैंसर, और उनके तीनों पीढ़ी के लोग रह रहे थे। किसी से पूछा, 25 साल से रह रहा हूँ, किसी को भी कैंसर, एक को भी कैंसर नहीं। अच्छा। अन्य दिक्कतें जरूर थी,
अब लेकिन कुछ कुछ जगह पर कैंसर का एक कारण हो सकता है, एक कारण कैंसर का, सब कारणों में से एक कारण, लेकिन सभी जगह होगा ही ये नहीं। जैसे कल मैं दुबई में था, मैंने अधिकांश बहुत सारे घरों में देखे, एक डाउनटाउन में ही एक मल्टी थी जिसमें मैं गया था, उसमें कंप्लीट पूरी ईशान पे टॉयलेट बनी हुई थी। अच्छा। पूरी की पूरी टॉयलेट ईशान में थी। मिस्टर मोहित का जिसमें रहते हैं, मैं जिनके विजिट करने गया था, उसमें देखा पूरी टॉयलेट ईशान में बनी हुई थी, लेकिन मैंने पूछा किसी को भी कैंसर नहीं। लेकिन नुकसान करता है ना नॉर्थ ईस्ट? नहीं, नॉर्थ ईस्ट की लैट्रिन निश्चित नुकसान करती है, ठीक नहीं है। मे भी किसी को कैंसर हो भी सकता। कैंसर सबसे ज्यादा यदि किसी को किसी इसके कारण होता है, कई कारणों में एक कारण, गारंटी नहीं है कि भैया किसी भी वास्तु दोष के कारण कैंसर होगा ही, उसके पूर्व संचित कर्मा भी है। ठीक है, कर्मा भी है कि जहां कहीं पर भी सेप्टिक टैंक बना हुआ हो, उसके ऊपर पलंग है, तो कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती। ओके। और कहीं पर भी गंदा पानी यदि एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रहा है, तो बैक्टीरिया सरफेस पे आएंगे और उसके कारण कैंसर के पेशेंट पाए गए। लेकिन सभी जगह मैंने तो नहीं पाए, अब जिस कंसल्टेंट ने पाए हों वो जाने। लेकिन गारंटी से यदि लोग कह रहे हैं कि गारंटी से, तो मैं देता हूं उनके लिए 1000 केस स्टडी मैं आपको प्रेषित करता हूं। मैं तो नहीं जानता किसका आप कह रहे हैं, और मैं सोशल मीडिया से वैसे भी दूर रहता हूं। ओके, ठीक है, मेरे पास इतना वक्त ही नहीं होता है। अच्छा, वास्तु से रिलेटेड एक बात और लोगों के बीच बहुत चर्चित में रहती है, ये अगर टी पॉइंट में घर है तो वो व्यक्ति जल्द से जल्द बर्बाद होगा ही होगा, तो ये सही है? टी पॉइंट में घर देखिए, सारी टी खराब कदापि नहीं होती है। कभी भी आप देखेंगे बहुत सारे मंदिर, भारत के जितने भी प्रसिद्ध मंदिर है, वो नॉर्थ और ईस्ट की टी पे है। अच्छा। और सबसे ज्यादा चर्चित, सबसे ज्यादा पूजा अर्चना वहां की जाती है। यदि टी साउथ ईस्ट की है, साउथ वेस्ट की है, नॉर्थ वेस्ट की है, साउथ की है, वेस्ट की है, ये टी खराब मानी जाती है। यदि नॉर्थ ईस्ट की और नॉर्थ की और ईस्ट की टी है, ये बल्कि पॉजिटिव होती है, क्योंकि यहाँ से आने वाली एनर्जी पॉजिटिव होती है। अच्छा, तो मतलब ये टी भी डायरेक्शन पे डिपेंड करते हैं? डेफिनेटली, अरे डायरेक्शन पे सब कुछ टिका हुआ है। श्योर। देखिए, वास्तु में समझने का यहाँ पर प्रयास कीजिए। सन जितने एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन पे जाता है, अलग अलग एंगल पर अलग अलग कॉम्पोजिशन की रेज प्रोड्यूस करता है। उसके अकॉर्डिंग ही हम सारी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करते हैं। ओके, ठीक। आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछना चाहूँगा जो शायद सभी के लिए हेल्पफुल हो। आज की डेट में वास्तु से जुड़े कौन से ऐसे मतलब झूठे तथ्य फैलाए जा रहे हैं जो लोगों के लिए बहुत ही नुकसानदायक है और लोगों को सही में उससे बचना चाहिए? मुझे पता है आपसे ये सवाल कर रहा हूँ, लेकिन करना पड़ेगा। देखिए साहब, मैं तथ्य के बारे में बोलना शुरू करूं तो उचित नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर तथ्य जो फैलाए जाते हैं वो बहुत ही मतलब मैं क्या कहूँ, जैसे यही तथ्य आपने जो बता दिया कि जितनों को होगा सभी को कैंसर होगा, ब्रह्म नाभि बनाने से बर्बाद हो जाएंगे। तीसरा तत्व फैलाया जाता है कि क्वार्ट्ज जहां डाले जाएंगे वहां कैंसर हो जाएगा। अब मैं बताइए, मैंने आज तक एक भी बिल्डिंग, एक भी भूमि, एक भी जगह ऐसा नहीं किया जहां क्वार्ट्ज नहीं डाला हो। लेकिन देश के बड़े बड़े वास्तुविद ये मिथ फैलाते हैं, फिर अपनी तुरंत ही पोस्ट को डिलीट करते हैं फेसबुक से। अच्छा, कि कैंसर हो जाएगा। तो फिर कैंसर हो जाएगा तो मैं पूछता हूं उनसे कि आपके घर में शिव की पिंडी जो स्फटिक मणि की रखी होती वो क्वार्ट्ज होता है, क्या उनके रखने से आप जल डालते हैं और पंचामृत ग्रहण करते हैं तो क्या आपको फिर क्या उससे कैंसर होता है? सही। मैं आंख में चश्मा लगाता हूं, चश्मा भी क्वार्ट्ज से बनता है, तो क्या चश्मा लगाने से कैंसर होता है? ये सब मिथ हैं, ये फैलाए जाते हैं। बहुत सारे मिथ हैं जिनका मैं यहाँ जिक्र करना नहीं चाहूंगा। एक और मैं जो फेंगशुई का मिथ है कि प्रवेश द्वार पे पगलियाँ लगाने से लक्ष्मी की कृपा बरसती, और दीपावली पे सारे लोग गरीब हैं, कमजोर हैं, मॉडर्न मीडियम वर्ग के हैं, सब खरीद के लाते हैं। उनके बीच में स्वास्तिक बने होते हैं। मतलब आप उनकी बात कर रहे हैं जैसे स्वास्तिक है, या माता के चरण दे देते हैं? माता के चरणों के बीच में एक स्वास्तिक बना होता है, और स्वास्तिक अपने दरवाजे पे लगता है, मेन दरवाजे पे,
और सारे लोग जूता पहन करके पैर रख के आते हैं। क्या वैदिक वास्तु में एक स्वास्तिक को जहां पर नाभि के नीचे तक बनाने की इजाजत नहीं दी जाती, वो पैरों के जूतों से कुचलवाया जाए तो लक्ष्मी आएगी नहीं, अलक्ष्मी पलायन कर जाएगी। ये साजिश है, ये मिथ है, ये जबरन के ऐसे बहुत सारे मिथ हैं। एक मिथ ये भी है कि साहब आपके नाम से रजिस्ट्री है तो उस वास्तु का प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। तो फिर तो यार मैं आपसे पूछता हूँ, अंबानी के पास जितनी सारी हैं उनके लिए बहुत सारे, कई अंबानी की मैंने इंडस्ट्री देखी या बिरला की देखी, तो उनके कई जगह ईशान पर टॉयलेट बनी हुई है। तो फिर तो मालिक के लिए बहुत सारी तकलीफें, सारी तकलीफ उसके खाते में पहुंचना चाहिए। सही। कई लोग तो रजिस्ट्री बदलवा लेते हैं, बोले इतना पार्ट हम काट देते हैं, वो रजिस्ट्री दूसरे के नाम कर देंगे तो उसका दोष नहीं आएगा। और ऐसा वास्तुविदों ने किया। ये सरासर मिथ है। वास्तु शब्द की उत्पत्ति वत शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है निवास की भूमि। जब हम जिस भूमि पर ठहरते हैं, रुकते हैं, बसते हैं, तब उसकी एनर्जी का प्रभाव आपके ऊपर पड़ता। ओके। तब तक नहीं पड़ा। हाँ, एक केस जरूर है। यदि किसी भूमि पर कोई बाहरी हवा का प्रकोप है तो हो सकता कहीं आप दूसरी जगह रह रहे हैं तो भी आपके ऊपर प्रभाव हो सकता है। इस कारण वो भी गारंटी नहीं है, उसमें भी होगा कि नहीं, हो सकता है। ओके। अच्छा, एक सवाल आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा था, प्लीज जी थोड़ा बताइए। बताइए, बिल्कुल इजाजत है। ये पूछ रहा था, बहुत समय से मतलब मेरे मन में चल रहा था, मैं सोच रहा आपसे पूछूंगा जरूर कि जैसा आप ऑलरेडी पहले भूवैज्ञानिक थे और एज अ क्लास 1 ऑफिसर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में पोस्टेड थे, तो फिर मतलब ऐसा कैसे हुआ कि आप वो सब छोड़ छाड़ के वास्तु लाइन में और सौर विज्ञान की लाइन में आए? देखिए, सौर विज्ञान ने तो मुझे जीवन दिया है। सौर विज्ञान ने मुझे जीवन दिया है, सब कुछ दिया है। तो मैं सौर से तो बचपन से हूँ। अब बात आती है कि एक भूवैज्ञानिक, एक जियोलॉजिस्ट का अचानक ही इसमें आ जाना। मैं एज ए जियोलॉजिस्ट था, जहाँ पर वर्क करता था, उड़ीसा में मेरी पोस्टिंग थी, वो मुझे पसंद नहीं आया। वहाँ का खान पान, वहाँ भूमि की एनर्जी, ऐसा कहा जाता है जहाँ पर खनिज संपदा सबसे ज़्यादा होती है, वहाँ पर असुर शक्तियों का, काली खनिज संपदा, वहाँ असुर शक्तियों का वास हो जाता है। ये वैदिक वास्तु कहता है। अच्छा। जैसे बिहार और सबसे ज्यादा खनिज संपदा उगलता है वो राज्य, और सबसे ज्यादा पिछड़ा क्यों है? सारे पूरे भारत में जहां अभी देखोगे आप मजदूर या सेवक के रूप में बिहार और झारखंड के लोग मिलेंगे। तो ऐसी असुर शक्ति मैंगनीज वहां था। मुझे वहां की एनर्जी में एज ए डाउजर था, तो मुझे वहां की सूट नहीं हुई। मैं नौकरी छोड़ के भाग आया और मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में एज ए प्रोफेसर बन गया। और वहां पर जो मैंने डाउजिंग के ऊपर मैं वर्क कर रहा था और मुझे मेरे रिजल्ट बहुत अच्छे मिले, तो मुझे एमपी काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक रिसर्च प्रोजेक्ट डाउजिंग के ऊपर दिया। और डाउजिंग के ऊपर जो रिसर्च हुई वो अल्टीमेट थी। और तब से मैं इस भूमि के विषय पर आ गया, भूमि की ऊर्जा चेक करने लग गया। और मैंने फिर धीरे धीरे करके नौकरी छोड़ दी, क्योंकि मुझे अच्छा खासा पैसा इसमें मिलने लगा, मुझे जरूरत नहीं थी। और मेरा एक शौक भी था, क्योंकि मैं एज ए भूवैज्ञानिक हूँ, भूमि का मुझे पूरी तरह से अध्ययन है। भूमि की सब कुछ आंतरिक संरचना पर डिपेंड करता है। भूमि की ऊर्जा की जो मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कोई व्यक्ति बहुत गोरा है, तो यदि उसके अंदर एनर्जी नहीं है, एनर्जी कुछ भी नहीं है, यानी उसकी गुणवत्ता नहीं है, सिर्फ अगर आप अकेला कलर देख करके उसको रिकमेंड कर दोगे, नहीं, उसकी गुणवत्ता। ठीक इसी तरह से भूमि की गुणवत्ता उसकी आंतरिक संगठन के ऊपर निर्भर करता है। तो मुझे भूमि के आंतरिक संगठन का ज्ञान था और ये विषय इससे जुड़ा हुआ था, और मेरे कदम आगे बढ़ते गए, मुझे काम मिलता चला गया। मैं लास्ट 25 ईयर से वर्क कर रहा हूँ लगातार वास्तु के फील्ड में। 25 ईयर हो चुके हैं मुझे, और मैं प्रोफेशनली बता रहा हूँ। इसका अध्ययन तो मुझे 93 से मुझे अपने खानदानी मेरी माँ के माध्यम से मुझे मिला हुआ था, अष्टांग निमित्त के माध्यम से, और मैं कर रहा था। लेकिन मैंने जैसे ही इस डाउजिंग के ऊपर वर्क किया और मेरे रिजल्ट बहुत अच्छे मिले, मैं खनिज संपदा और सब कुछ जमीन के अंदर के, मैंने अनेक स्थानों पर मुर्दे निकाले। खुरई में और गुना में छतरपुरिया के घर में 2 मुर्दे गड़े हुए थे। मैंने पूरा घर बर्बाद की कगार पे था।
मैंने इस डाउजिंग रॉड से ट्रेस आउट किया एंटी क्लॉकवाइज, मैंने कहा होती है वहां पर देखे तो मुर्दे निकले, निकाल करके शुद्धिकरण भूमि का करके किया, वो आबाद हो गए। तो जब ऐसे ऐसे कारनामे मेरे साथ होते गए, पब्लिक अपने आप, मीडिया अपने आप पीछे भागती चली गई, और मैं फिर इसमें इंटरेस्ट तो था ही, बढ़ता चला गया। आज मैं सब कुछ, यदि मेरे ऊपर कृपा है तो आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की, उनने मुझे आशीर्वाद दिया। मैंने उनसे निवेदन किया कि मैं उड़ीसा में नहीं रह पा रहा हूँ, मुझे ना धर्म है वहाँ पर, ना प्रभु के दर्शन मिलते हैं, ना मुझे खान पान वहाँ का शुद्ध है। उन्हें आशीर्वाद दिया कि छोड़ दो जाओ, मैं छोड़ के आ गया। और मुझे किस्मत से, मैं भूवैज्ञानिक था और यहाँ पर मुझे वास्तु से, उन्हीं के आशीर्वाद से मुझे आशीर्वाद मिला और भूमि के ज्ञान में मुझे इंटरेस्ट था, मैं जुड़ गया और मैं एज ए वास्तुविद भी बन गया। जी सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत कुछ जानने को मिला। धन्यवाद, आपने समय निकाला।